सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. 9/11 के सानहे को 20 साल हो चुके, लेकिन आज तक यह साबित नहीं हो सका कि 9/11 सानहे के पीछे कौन था। इस सानहे को जवाब बनाकर लीबिया, शाम, इराक, अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा गया, तहोबाला कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह साबित ना हो सका कि 9/11 सानहे के पीछे कौन था। आज अफगानिस्तान इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान है। 20 साल पहले बोया हुआ अमेरिका का बीज परवान ही नहीं चढ़ सका। या तो उस बीज में इतनी ताकत नहीं थी, या फिर यह सरजमीन गैरों के लिए बंजर ठहरी। यह बहुत बड़े अलमिया की बात है कि इतने बड़े खित्ते को तहोबाला कर दिया गया सिर्फ दहशतगर्दी के नाम पर, लेकिन आज तक इस मामले के हवाले से सबूत सामने नहीं आ सके। अब सवालात ये हैं कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान जो कि तालिबान के टेक ओवर के बाद उनके जेर असर है, उनके जेर तसल्लुत है, वो किस तरह से प्रोपेल कर पाएगा। उस अफगानिस्तान जिसके ऊपर जवाब बनाकर हमला कर दिया गया था, जिसको अब तालिबान के कंट्रोल में दे दिया गया है और तालिबान इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो क्या इस काबिल है कि अब अपनी इस्तेदाद को बुरुए कार लाते हुए इस खित्ते को फाइनेंशियली भी और मॉरली भी उस तरह से परवान चढ़ा सकें जिस तरह से परवान चढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे सवालात हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या यहां पर यानी इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान यानी पुराने अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर अमेरिका की फैसिलिटेशन के बगैर मुमकिन था। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अफगानिस्तान या इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ख्वातीन को उस तरह के हुकूक की आज़ादी देगा जिस तरह के हुकूक की आज़ादी का तस्वुर आलमी दुनिया करती चली आ रही है। और सबसे इंतहाई अहम सवाल, क्या इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोक सकेगा और रोकने के लिए किस तरह के इकदाम करेगा। 9/11 तो 20 साल पहले हुआ था, लेकिन अब किसी भी तरह के दहशतगर्दी के वाक़े को जवाब बनाकर क्या दोबारा से कोई 9/11 हो सकता है। और इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान जो तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत है, क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत को बुरुए कार लाते हुए और फौजी इस्तेदाद को बुरुए कार लाते हुए इस तरह के किसी इवेंट से नबर्द आजमा हो सकें। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 9/11 के रोज़ एक तकरीब हल्फ बर्दारी रखी गई थी, इसका प्लान था, उबूरी काबीना ने हल्फ उठाना था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उबूरी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब मनसूख या मुलतवी करना पड़ गई। क्या ये गुडविल जेस्चर है या अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात करने के लिए एक कदम है कि कल को अफगान तालिबान अपनी हुकूमत को सस्टेन कर सकें। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #September 11। #September 11 मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब सुहेल शाहीन साहब। सुहेल शाहीन साहब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान हैं और इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के हमारे नेशनल डिबेट के दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब। आप मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और माहिर दिफाई उमूर भी समझे जाते हैं। मैं तर्जुमान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जनाब सुहेल शाहीन साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुहेल शाहीन साहब, काबीना की हलफ बर्दारी के लिए 11 सितंबर की ही तारीख क्यों रखी गई? आई नो कि इट्स ए बिग सक्सेस डे फॉर यू आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि एनिवर्सरी है 9/11 की, लेकिन फिर भी क्या ये कोइंसिडेंस है, महज इत्तफाक है, या आप लोगों ने प्लान करके ही काबीना की हल्फ बर्दारी 11 सितंबर को रखी? वजह क्या बनी तकरीब मुलतवी होने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये सब पहले प्रोग्राम में था कि हम हल्फ बर्दारी के मरासिम रखे, लेकिन
उसके लिए ज़रूरत थी कि दूसरे ममालिक से डेलीगेशन अभी हम इनवाइट करें, वो भी आ जाए, और इधर प्रोटोकॉल का भी अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था। और दूसरी तरफ हमारे आवाम की बहुत ज़रूरत थी, सर्विसेज के लिए ज़रूरत थी। तो इसलिए हमारे लीडरशिप ने फैसला किया कि अर्जेंट बेसिस पर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को अनाउंस करे। वो अनाउंस हो चुके हैं, अभी वो सेरेमनी जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो जो न पहले प्लान में था, अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब सुहेल शाहीन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। तालिबान के सकाफती कमीशन के नायब सरबरा अहमदुल्ला वासिक की जानिब से ऐलान किया गया है कि ख्वातीन क्रिकेटर समेत किसी भी ऐसे खेल में ख्वातीन को नहीं खेलने दिया जाएगा जो या तो सर ढांपें या फिर जिस्म ढांपें। तो इसके ऊपर दूसरे ममालिक की जानिब से जो मुआहदात पहली अफगान गवर्नमेंट के साथ हुए थे वो उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिए या धमकी देना शुरू कर दिया है। जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर आप लोग ख्वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं देते तो वो आपकी मर्दों की टीम के साथ भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो क्या आप लोगों ने उसूली तौर पर ख्वातीन क्रिकेट टीम ख़त्म कर दी है, सुहेल शाहीन साहब? देखो जी, हम तो अकेला इस्लामी मुल्क नहीं है, दूसरे ममालिक भी हैं। और अब इस्लामी ईरान, आप जमहूरियत इस्लामी ईरान देखे, दूसरे ममालिक देखे, तो ये हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि हम स्पोर्ट के बारे में क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ख़वातीन के बारे में, मर्दों के बारे में। अभी तो हमारी पॉलिसी ये बिल्कुल अडॉप्ट नहीं हो चुके हैं, लेकिन ये सारी पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं इस्लामी क़वानीन के तहत, उसके फ्रेमवर्क में। तो सारे ममालिक को ये जानना चाहिए कि उसकी सकाफत, हमारी सोसाइटी, उसकी सोसाइटी आपस में इख्तिलाफ है। हम ये नहीं चाहते कि हमने अपने जो उसूल है उन पर इम्पोज करे या वो हम पर करे। हम चाहते हैं कि आपस में मैच करे, एक दूसरे को के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंट करे। ये मेरे ख्याल में ये बेहतर है। ये नहीं कि एक चीज़ के लिए वो उसको कंडीशन डाले और कंडीशन करे, अगर आपने ये किया तो हम ये करते हैं और ये नहीं किया तो हम ये नहीं करते। मेरे ख्याल में ये सही नॉर्म नहीं है। अच्छा, यानी आप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये जो है वो मुस्तकबिल की बात है कि हम क्या ख़वातीन के स्पोर्ट्स के लिए और जो मर्दों के स्पोर्ट्स है उसके बारे में हमारे क्या लाइहा अमल इख्तियार करेंगे, वो जाहिर है मुस्तकबिल में क्या हम करेंगे। वो जो भी कानून हो, जो भी इनाक्ट करेंगे, वो मुस्तकबिल में करेंगे अपने वो सलूक के मुताबिक। राइट। तो ये जो तालिबान के सकाफती कमीशन के सरबरा हैं, नायब सरबरा अहमदुल्ला वासिक, इनकी तरफ से जो बयान है ये हतमी नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी मुस्तकबिल में जो भी पॉलिसी इख्तियार करेंगे अपनी वो इस उसूलों के मद्देनजर रखते हुए उसको अंजाम देंगे। तो उन्होंने ये कहा है। राइट। क्या ख्वातीन को इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की मरकजी शूरा यानी काबीना का भी हिस्सा बनाया जाएगा, सुहेल शाहीन साहब? मुस्तकबिल करीब में हम एक आइन बनाएंगे, एक आज़ाद अफगानिस्तान में, तो वो भी एक आज़ादी के माहौल में वो कानून बन जाएगा। तो उस कानून में जो बेसिक राइट्स है, मेल का फीमेल का, वो सब इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे। राइट। ये जो आपने आइन की बात की है इसके ऊपर मैं बाद में सवाल करता हूँ, उससे पहले ये भी बता दिया जाए, क्या ख्वातीन को रियासती फ़ौज के अंदर भी शमूलियत का मौका दिया जाएगा? ये सारे जो आप बातें कर रहे हैं ये मुस्तकबिल के कर रहे हैं। हमारे 2 हफ्ते नहीं हो गए हैं, आप ऐसा बात करते हैं कि हम कोई 10 या 5 साल हुकूमत की है, ऐसा नहीं। ये मुस्तकबिल की बातें हम नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए हम इंशाल्लाह
लाइहा अमल बनाएंगे, कवानीन बनाएंगे, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे। राइट, अभी आपने आइन की बात की थी, तो जो आपका आइन है या जो आप आइन बनाएंगे या दस्तूर बनाने जा रहे हैं, वो किसी मॉडल को लेकर होगा? लाजमन मुताद्दिद ममालिक के जो आइन है या उनका जो दस्तूर है वो किसी ना किसी मुल्क के मॉडल को फॉलो करते हुए बनाया गया है, तो आपका आइन किस मॉडल के तहत होगा? हम तो वर्ड बाय वर्ड किसी से वो नहीं लेते हैं, उसको मॉडल बना के किसी से लेटर बाय लेटर उससे ले रहे या वर्ड बाय वर्ड उससे ले ले, लेकिन हम उसको सारी को स्टडी करेंगे। वो सारी जो भी मुनासिब है, हमारी सोसाइटी के मुनासिब हो, माशरे के मुताबिक हो और हमारे जो ज़रूरियात के मुताबिक हो, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है हम दूसरे क़वानीन से और दूसरे दस्तूर से भी लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में अफगान तालिबान यानी इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी लगाई है और कंडीशनलाइज कर दिया है कि जब तक आप लोग इजाज़तनामा नहीं लेंगे तब तक आपको मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं होगी। तो क्या आने वाले दिनों में इमारत इस्लामी अफगानिस्तान इख्तलाफ राय या शदीद इख्तलाफी एहतजाज को होने देगी या पसंद नहीं करेगी, रुकावट बनेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं है जो आपने कहा। अगर आप भी वो आपकी जगह वो एक डिमॉन्स्ट्रेटर जाए ऐवान सदर में, वो चाहे कि ऐवान सदर में दाखिल हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो, उधर वो रोकेंगे या उसको छोड़ देंगे? बात ये थी, वो चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल पैलेस काबुल में दाखिल हो जाए और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन का इजाज़त भी नहीं लिया था। आप देखो पाकिस्तान में भी अगर कोई भी मुजाहरा करना चाहे तो इजाज़त लेते हैं, वो ज़रूरी है। वो जगह को भी वो स्पेसिफाई करते हैं कि इधर हम इस इशू के बारे में हम चाहते हैं कि मुजाहरा करें। ये उसूली बात है। हमने यही कहा है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यही कहा है कि आप इजाज़त ले, इशू को आप एक्सप्लेन करें और जाए जिधर भी आप चाहते हैं मुजाहरा करें, उधर मुजाहरा करें, पीसफुल मुजाहरा करें, वो उसका आपका हक है। लेकिन ये हक नहीं है कि आप जाए वो प्रेसिडेंशियल पैलेस को गेट क्रैश करे और दाखिल हो जाए बाय फोर्स, ये तो और उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करे। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। कोई भी मुल्क किसी को भी इजाज़त नहीं देगा कि वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में घुस जाए या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चला जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो प्रोपेगेशन तो बहुत सारे चैनल्स की जानिब से होती है। जिस तरह अभी इंडिया के अंदर प्रोपेगेशन होती रही, कुछ गलत फुटेजेस दिखाकर, कुछ जहाज़ों के गलत पिक्चर्स वायरल करके, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान की मदद ना करता तो काबुल फतह ना कर पाते अफगान तालिबान। इसके ऊपर, इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे सुहेल शाहीन साहब? उन्होंने एक पिक्चर, एक मेरे ख्याल में F-16 का एक पिक्चर, वो फेक था, वो सोशल मीडिया में डाला था। वो था मेरे ख्याल में अमेरिका के कोई स्टेट का था। वो F-16 उधर क्रैश हो गया था, उसका पिक्चर था और पता नहीं किस साल का था। उन्होंने वो क्लेम किया था ये पाकिस्तान का F-16 प्लेन है, उन्होंने बम्बार किए हैं। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। तो हमें मालूम है ये 20 साल से वो झूठ से, बहतान से, प्रोपेगेंडे से हमारे खिलाफ उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। लेकिन अब लोगों को भी मालूम है कि एक बार नहीं, 100 बार से भी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ों को बोला है, क्लेम किया है और सब झूठ निकला है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान को नई काबीना के बाज़ नामों के लिए आलमी बरादरी से कानूनी हैसियत हासिल करना पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन को एतराज़ात हैं। तो क्या इस कानूनी हैसियत के हवाले से आप अमेरिका की जो चेकलिस्ट है उस हवाले से रजामंदी जाहिर करेंगे कि वो जांच ले और इजाज़त दे तो ही आप काबीना में शामिल करेंगे, या आपकी तरफ से ना समझा जाए? हम खुद आज़ाद मुल्क है, हमारी आज़ादी के लिए बहुत हज़ारों के तादाद में कुर्बानियाँ दी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड हमने सेक्रीफाइस किए, कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए और 20 साल लड़े और ये 56 ममालिक के खिलाफ हमने लड़े, आज़ादियाँ हासिल की। और दूसरा
हमने अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर लिख चुका है कि अमेरिका वो जो प्राइज लिस्ट है वो सैंक्शन लिस्ट जो है यूएन में, वो सारे को ख़त्म कर देंगे। ये हमारे जो मेंबर्स है इस्लामी इमारत का वो डिलिस्ट करेंगे, तो वो डिलीवर करे। वो दोहा तौफनामा जो है उन्होंने यूएन के ने भी इंडोर्स किया है, उसका कानूनी हैसियत है। वो उसको चाहिए कि रिमूव करे ब्लैक लिस्ट से हमारे मेंबर्स को, क्योंकि अब ये दोहा एग्रीमेंट का ये एक अहम पार्ट है कि वो सारे हमारे मेंबर्स वो डिलीट किए जाएंगे। यानी आप लोगों की जानिब से ये डिमांड की जाएगी कि उनको ब्लैकलिस्ट से रिमूव किया जाए, ना कि आप लोग इस चीज का इंतजार करेंगे कि वो आपको डिक्टेट करें कि आपने किस बंदे को रखना है और किसको नहीं रखना है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है शाहीन साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो किसको हम रख ले वो न रख ले, ये तो हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत है। हम ये नहीं चाहते किसी भी मुल्क से, किसी भी मुल्क का एक आज़ाद मुल्क से हमने, आप देखिए हम 40 साल से आज जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, और इसमें हमने 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुर्बानी दी है। सुहेल शाहीन साहब, आप तस्वर कर सकते हैं कि 2 मिलियन से भी हमने ज़्यादा कुर्बानी दी है। कुर्बानी इसलिए दी है कि हम आज़ाद हो और दूसरे ममालिक हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत न करे। अलबत्ता हम चाहते हैं कि कोऑपरेट करे दूसरे ममालिक से, पॉजिटिव रिलेशन रखे, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रखे, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करे, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में और रीजन में हम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये कि वो मुदाखलत करे, ये तो कोई मुल्क भी नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहते कि आपके मुल्क में ऐसा मुदाखलत हो, दूसरे ममालिक भी नहीं चाहते। एब्सोल्युटली नो, कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा। तो आज जिस वक्त 20 साल गुजर चुके हैं 9/11 वाक़े को, उसके बाद आप लोग टेक ओवर कर चुके हैं, आप इसको फतह काबुल मानते हैं, तो आज आपको कैसा लगता है, खासतौर पर जब अमेरिका जिस अंदाज से यहाँ से निकला है? सुहेल शाहीन साहब। देखो, पहले तो ये है कि ये 9/11 में कोई अफगान सिटीजन उसमें शामिल नहीं था और किसी ने भी ये साबित भी नहीं किया है। लेकिन हम 9/11 के बहुत कुर्बानी हुए। 20 साल से हमारे मुल्क ऑक्युपाइड था, हमारे बच्चे, खवातीन, मर्द और बूढ़े सब शहीद हो गए। 1000 की तादाद में नहीं, 100 की हजार की तादाद में, hundreds of thousands ये शहीद हो गए। ऐसा लोग भी शहीद हो गए कि वो 9/11 के बारे में नहीं जानते थे, वो ट्विन टावर के बारे में नहीं जानते थे, वो इनोसेंट लोग शहीद हो गए। लेकिन हमने मुकाबला किया खाली हाथों से एक दूसरे सुपर पावर के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए, जो हमारे लेजिटिमेट हक है। और 20 साल के बाद हमने आज़ादी हासिल की। वो उनको भी मालूम हो गया कि अफगान इशू के कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। वो आ गए, हमने बातचीत की 18 महीने के लिए और दोहा एग्रीमेंट को साइन किया। तो हम खुश हैं कि हमने आज़ादी हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की नुसरत है, हमारे अवाम के सपोर्ट और हिमायत है। और दूसरी मुल्कों की जो दुआएं थे मुसलमानों के, तो हम वो उसकी सबकी मशकूर है। लेकिन हमारे सामने और चैलेंजेस भी है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तामीर लिनाव करे, अफगान अवाम की जो पावर्टी है उसको ख़त्म, इरेडिकेट करे, और दूसरी फील्ड्स में हम एक डेवलपमेंट करे, अफगानिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री हो। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो उम्मीद है उस पर भी गालिब आ जाएंगे। तो सुहेल शाहीन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि एक रोशन ख्याल तबका मुख्तलिफ ममालिक का समझता है कि काबुल का टेक ओवर जो अफगान तालिबान ने किया, अब इमारात इस्लामी अफगानिस्तान है, तो वो बग़ैर अमेरिका की फैसिलिटेशन के ये कर नहीं सकते थे।
आप इससे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? सुहेल शाहीन साहब। देखो जी, ये तो अगर किसी के में एक मैं क्या कहूँ ईमान मजबूत हो, वो उसको प्रैक्टिकली मालूम है कि ये कर सकते हैं। हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ भी जहाद किया, जंग आज़ादी लड़ी, और उस टाइम भी लोगों ने ऐसा कहा था कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये सोवियत यूनियन जो है ये रिवर्सिबल है, जिधर भी गया है वो पीछे नहीं हटा। तो आप कैसे करेंगे? आप लोग, आपके पास ट्रेन भी नहीं है और आपके पास असलहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे? फिर जब 20 साल पहले उन्होंने कहा चलो, उस टाइम तो आपके पास दूसरी दुनिया के ममालिक थे, उसकी सपोर्ट था, मीडिया था, आपने उसके बलबूते पर यह काम किया। लेकिन अब तो सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल मुमकिन नहीं। हता लोग आपके नाम भी नहीं जिक्र कर सकते, क्या कि नाम बताए कि आपके नाम के जिक्र करे, तो ये बता रहे थे। लेकिन 20 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बावर था, ये एतमाद था अल्लाह ताला पर कि वो जो भी वादा किया है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, वो अमलन वाक़ई हुआ, वजूद में आया, और हमें ये एतमाद था। वो जो भी दूसरे मोमिन है वो उसका भी ये एतमाद होना चाहिए। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो उसकी अपनी मेंटालिटी, वो जहन के वो जो कह रहे हैं उसके प्रोड्यूस है, लेकिन हकीकत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुल्ला उमर साहब के जो साहबजादे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब साहब, उनका क्या ऑफिशियल स्टेटस है सुहेल शाहीन साहब, और वो इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नज़्म व नस्क में कैसे हिस्सा लेंगे? आई मीन, इसको आप डिफाइन करेंगे? वो तो वज़ीर दिफा है, अपॉइंट हो चुका है एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका का तालिबान के साथ मिलकर काम करना इस बात पर मुनहसर है कि तालिबान जो बात कहते हैं वो करके भी दिखाएं, यानी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो फिर हम अफगान तालिबान या इमारात अफगानिस्तान इस्लामी को तस्लीम करेंगे। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका आपको तस्लीम करता है या नहीं करता है? अव्वल तो यह है कि हम जो बात करते हैं उस पर अमल भी करते हैं, वो भी जो बात करते हैं उस पर अमल करे। हमने दोहा एग्रीमेंट को साइन किया, उसके मुताबिक हमने वादा किया था अगर अमरीकी जाएंगे अफगानिस्तान से इनखला करेंगे तो इस दौरान हम उस पर अटैक नहीं करते। तो आपने देख लिया कि उस दौरान में एक अमरीकी भी कत्ल नहीं हुआ, हालांकि उससे पहले उसकी बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज थे। तो हमने वो वादा पूरा किया, और हालांकि उन्होंने बहुत वायलेशन किए उस टाइम में, वो उन्होंने वायलेशन करते रहे लेकिन हमने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है जो हम कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन सुहेल शाहीन साहब, जिस तरह आपने वादा किया था और पहले दिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि ख्वातीन को टीवी चैनल्स में काम करने दिया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट हुआ कि ख्वातीन को उनको दफ्तर नहीं जाने दिया गया। जो पुरानी इत्तेहादी अफवाज के साथ लोग कनेक्टेड थे उनकी तलाशी करने के हवाले से भी खबरें आई। अगर ये तो मनगढ़ंत खबरें थीं तो आप इसकी नफ़ी कर दें, और अगर ये दुरुस्त था तो यहाँ पर फिर वादों की तकमील का क्या हुआ सुहेल शाहीन साहब? अभी भी जो मीडिया आउटलेट से टीवी स्टेशन से उसमें ख्वातीन काम कर रही है प्रैक्टिकली। अच्छा, कर रही हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है उन्होंने कहा कि सब ख्वातीन हो जो फीमेल हो वो अपने आए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी हो, वो जॉब को रिज्यूम करे। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ऐसा अनाउंसमेंट किया कि वो सारे ख्वातीन और डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो आ जाए, वो रिज्यूम करे। तो हमने प्रैक्टिकली ये
शो करते हैं आलम को, लेकिन हमारे खिलाफ बहुत प्रोपागेंडा है, हमारे भी ओपोनेंट्स है, तो हम इसको फेस करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी मीडिया जो है अगर वो खबर को वेरीफाई न करे, उसको पब्लिश भी न करे, क्योंकि ये सारे फेक न्यूज़ है। आपको लगता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा है? सुहेल शाहीन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सुहेल शाहीन साहब, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क बशमूल पाकिस्तान उसके खिलाफ इस्तेमाल ना होने पाए? इसको आप किस तरह से इंश्योर करेंगे सुहेल शाहीन साहब? ये इसलिए हम इंश्योर करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। जब ये पॉलिसी के हैसियत रखते हो, जो भी हमारी पॉलिसी के खिलाफ अमल करे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जाहिर है उसको जवाबदेह करार देंगे। वो उसके पूछ-गूछ किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसको करारी वाकई ट्रायल हो जाएगा। अब आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने लगा हूं, बस एक दो सवाल रह गए हैं। सिर्फ एक सवाल, इसका मुझे जवाब दीजिएगा, क्या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं या इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? सुहेल शाहीन साहब, आपने खुद कहा ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तो दो अलग मुल्क हैं। तो आप खुद आपने इसका जवाब दिया। नहीं, मैं तो सवाल पूछा है आपसे कि क्या आप ये समझते हैं कि ये दो अलग धड़े हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं या ताल्लुक है? नहीं जी, क्या ताल्लुक है? मैंने जो पॉलिसी आपको वाज़ेह किया कि हम किसी ग्रुप को, किसी धड़े को, किसी इंडिविजुअल को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरी ममालिक इंक्लूडिंग द नेबरिंग कंट्रीज इस्तेमाल करे। तो ये पॉलिसी है, इस पर अगर कोई भी इसके खिलाफ अमल करे वो हम इजाज़त नहीं देंगे। आप इजाज़त नहीं देंगे? आपको क्या लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बैक पर कौन है? आपको क्या लगता है? ये तो शायद वो आपको मालूम होगा, कब से एक स्टेट को मालूम है। मुझे वैसे सुहेल शाहीन साहब, बाय द टाइम आप लोग बड़ा स्मार्टली जवाब देने में ना एक्सपर्टीज आप लोगों ने हासिल कर ली है। आई मस्ट अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ रिस्पांस, जो आप इंटरनेशनल मीडिया को, खासतौर पर इंडियन मीडिया को, और हैंडलिंग बड़ी स्मार्ट हो गई है आप लोगों की। ऐसा क्या हुआ है गुज़िश्ता 20 सालों में कि आप लोग जवाब देने में माशाल्लाह से बड़ा दस्तरस रख रहे हैं और जवाब ऐसा देते हैं कि सामने वाला दोबारा से वो सवाल नहीं पूछता? सुहेल शाहीन साहब जी, हम एक तो ये है जो वो पूछते हैं उसकी पीछे जो उसकी मकासद है, हम जानते हैं कि उन्होंने ये सवाल किया उसके क्या मकासद है। तो जब हम समझ लें कि उसकी सवाल बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इसलिए हम वो सीधा जवाब देते हैं और मसाइल को जो हमारी पॉलिसी है। और दूसरा ये है, हमारी वो पॉलिसी जो है वो भी मद्देनज़र रखते हैं ताकि उसके मुताबिक हो और जवाब क्लियर भी हो और मुख्तसर भी हो, वाज़ेह भी हो। सुहेल शाहीन साहब, क्या तालिबान काबीना, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल आपकी जो टीम है, वो इतनी एक्सपर्टीज़ रखती है कि फाइनेंशियली दलदल में फंसे अफ़गानिस्तान को, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत करप्शन इतनी करके गई और आप लोग इस चीज़ को बाकायदा टेलीविज़न पर बांगे दोहल कहते हैं कि वो करप्शन करते रहे हैं, तो उसको मुआशी मसाइल से निकालने की इस्तेदाद और एक्सपर्टीज़ रखती है आपकी मुआशी या फाइनेंशियल टीम? सुहेल साहब जी, मेरे ख्याल में दो एक एफिशिएंट गवर्नमेंट रनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो वो जो ऑफिशियल है वो मुखलिस हो, ऑनेस्ट हो, कमिटेड हो, करप्शन फ्री हो।
वो तो है हमारे मेंबर्स में, लेकिन उसके साथ दूसरी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरत है कि हमारे एक एक्सपर्टीज का एक बोर्ड हो, और वो बोर्ड जो है हमारे जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है उसको हमेशा मशवरा देते रहे, उसके लिए प्लान बनाए, उससे मशवरा ले वो एक्सपर्ट से, और ताकि एक तरफ इखलास और ऑनेस्टी सिंसियरिटी हो, और दूसरी तरफ वो मशवरा भी ले एक्सपर्ट से, तो इंशाल्लाह उसके नतीजे में कामयाबी आ जाएगी। सुहेल शाहीन साहब, आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? अब क्या सोशल मीडिया सार्फिन को जो इस वक्त लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इस्तेमाल करने की अफगानिस्तान में इजाज़त होगी आपके फ्यूचर मॉडल के अंदर, या आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे शाहीन साहब? जी, ये तो सारे वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी पर मुर्तबित है और फ्यूचर के लिए है। तो मेरे ख्याल में वो इसका टाइम फ्यूचर में है, अभी नहीं है। माहिरीन मानते हैं कि एक और 9/11 हो सकता है, और खदशात हैं कि अमेरिका अब भी दाइश या किसी मुतहारिब ग्रुप का बहाना बनाकर फिर से एरियल स्ट्राइक्स कर सकता है। तो आपके पास जो फौज है इस वक्त, या जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कैपेबल है कि वो हैंडल कर सके सिचुएशन को? फिर ये है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो या दूसरे ममालिक हो, कि उसके खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करें। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, ये हमारी पॉलिसी है। तो इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। अगर दूसरी जगह से है उसका काम है, लेकिन अफगानिस्तान से इंशाल्लाह नहीं होगा। तो काबुल जो धमाके हुए थे उसके फौरन बाद एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें कई बच्चे भी शहीद हुए, उसमें भी अमेरिका ने या किसी मुल्क ने इजाज़त नहीं मांगी थी, उन्होंने कर दिया। तो इजाज़त तो कोई भी किसी को नहीं देता होता सुहेल शाहीन साहब, लेकिन सामने करने वाला तो कर जाता है। तो उसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपके पास एक इफेक्टिव फौज नहीं होगी, वेल इक्विप्ड? वो उस टाइम में भी उसको हम कंडेम किया था, लेकिन वो हमारे 4 गेट थे, वो काबुल एयरपोर्ट के, हो जो हमारे गेट थे उसे वो नहीं गया था। उसे एक अभी गेट था, वो हम अमेरिकन फोर्सेस के कंट्रोल में था, और उसका काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के 01 स्पेशल फोर्स है उसके कंट्रोल में था। तो उधर धमाका उधर हो गया था। तो हमारे कंट्रोल में थे, हम थे, वो नहीं हो गया था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन पर थी। और दूसरा ये कि वो स्ट्राइक हमने कंडक्ट किया था, हमने कहा जो भी जिधर हो हम ये लेते हैं, जिम्मेवारी और उसकी मसऊलियत हमारी है कि हम जो भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन ले, न कि दूसरे स्ट्राइक करे। सुहेल शाहीन साहब, जो काबुल में हमला हुआ, इस हवाले से पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल हैं अमजद शोएब साहब, उन्होंने हमारे साथ ही बात करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उसमें कोई अमरीकी फौजी जाबाक या हलाक हुए होंगे। तो आपको लगता है कि उस वाक़े के दौरान अमरीकी फौजी हलाक हुए थे? आपके पास कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट्स हैं? उन्होंने ऐसा बताया था कि हलाक हो गए हैं। तो हमने तो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। अब उधर तो हज़ारों की तादाद में लोग थे, उन्होंने वो ऐलान किया था कि आ जाए और अमेरिका को चला जाएगा, और कोई वॉलेट डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सिक्योरिटी उसमें लगे हुए थे कि उसको कंट्रोल करें, मैनेज करें। तो हम इस बारे में नहीं जानते, अलबत्ता उन्होंने ऐसा कहा था कि हलाक हो गए। आपने आम मुआफ़ी का ऐलान किया सुहेल शाहीन साहब, बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल सेट की, और इस एग्जाम्पल को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मुस्लिम दौरे हुकूमत में जब जब इस्लाम फैला तब तब ये होता रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था आम मुआफ़ी के ऐलान का, और ये इजाज़त देने का कि जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था बाय द वे? वो तो हमारे पैगम्बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपको तारीख़ इस्लाम मालूम है, और ये भी है, और उस पर अमल करते हुए और अफ़गानिस्तान के जो हालात है उसको देखते हुए, और क्या हम चाहते थे कि एक नए सफ़हा खोल दे,
एक नए बाब खोल दे और ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो जो अफगान अवाम है अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दे, एक सुलामी ज़िंदगी शुरू कर दे, इसके लिए ये ज़रूरी था। अभी ये सी पैक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें अफगानिस्तान के बगैर तो सी पैक के मुकम्मल होने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। आप लोग इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएंगे सुहेल शाहीन साहब? पहले तो ये है, आपने कहा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद आपने 10 सवाल किए, आप बोल गए तो क्या है? चले इस सवाल का जवाब तो दे, बस इस सवाल का जवाब दे दें। मेरा एक दूसरा इंटरव्यू है, लेट होते हैं। अच्छा, दोबारा आप रिपीट करें इस सवाल को। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। सी पैक में अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अफगानिस्तान के बगैर सी पैक के मुकम्मल होने का ख्वाब देखा भी नहीं जा सकता, तो आप लोग इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाएंगे सुहेल शाहीन साहब? हाँ, हमारी पॉलिसी है, जो भी इधर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिक्योर एनवायरनमेंट भी उसके लिए बनाएंगे और उसका वेलकम भी करते हैं, जो भी अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करे। और हम ये चाहते भी हैं कि अफगानिस्तान एक कनेक्टिविटी का, रीजन का कनेक्टिविटी का एक पॉइंट हो आपस में, जो सेंट्रल एशिया और दूसरी साउथ एशिया और नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे हैं उसके आपस में एक पुल हो, एक ब्रिज हो। तो इसके लिए जो भी इकदाम है हम उसकी वेलकम करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तर्जुमान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जनाब सुहेल शाहीन बड़ी खंदा पेशानी से हमारे सवाल सुने और बड़ी बर्जिस्तगी के साथ जवाबात दिए। और वो लोग जो अपने घरों में बैठकर ये सोचते हैं कि शायद तालिबान 1998 में रह रहे हैं और उनको जवाब नहीं देना आता, तो आपको जवाबात से अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ स्मार्टली दे रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ एनी ऑफ द मीडिया इन द वर्ल्ड। तो बड़े ज़बरदस्त जवाबात दिए सुहेल शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब, माहिर दिफाई उमूर को खुश आमदेद कहूँगा। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले हमारी सुहेल शाहीन साहब से बात हो रही थी और उनसे हमने पूछा कि आपकी जो उबूरी काबीना है उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब क्यों मनसूख या मुलतवी हुई, तो उन्होंने कहा कि प्लान का हिस्सा ही नहीं थी और हमें बहुत सारी चीज़ें थी जो अरेंज करनी थी जो नहीं कर पाए, तो इसलिए हमें मुलतवी करना पड़ी। आपको बतौर तज्जियाकार क्या लगता है कि तकरीब क्यों मुलतवी की गई है? देखिए, दो वजूहात हो सकती हैं। वैसे तो क्या सारा ही कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं। एक ये है कि वो शायद दुनिया को इस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन का मैसेज नहीं देना चाहते कि एक तरफ वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं अमेरिका वाले और विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स की बात हो रही है और जंग को ख़त्म करने की बात और एक तरफ से ये उसी दिन हल्फ बर्दारी कर दें। एक ये वजह शायद ऑप्टिक्स की वजह हो सकती है और दूसरी कोई अंदरूनी डिफ़िकल्टीज मैनेजमेंट की या अपने अंदर कोई अंदरूनी ऐसी एडजस्टमेंट हो शायद, जिनकी वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन किया हो। लेकिन मैं ये क्या सारा ही कर रहा हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑलराइट सर। अच्छा, क्या अफगानिस्तान में आपकी नज़र में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका? वो जंग जो 9/11 के बाद से शुरू हुई, आज उसके 20 साल हो चुके हैं, 20वीं एनिवर्सरी है, तो आपको लगता है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका जिसके लिए उन्होंने तबले जंग बजाया था, खासतौर पर अमेरिका ने? देखिए, दहशतगर्दी कभी थी ही नहीं। मैं नहीं समझता था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ दोनों अदवार में, यूएसएसआर के खिलाफ भी एक वॉर ऑफ लिबरेशन थी जो अफगानों ने लड़ी और उसमें अमेरिका सर फहरिस्त था उनकी इमदाद में। हम भी शामिल थे, अरब कंट्रीज भी शामिल थी और वेस्ट के भी इमदाद उनको शामिल थी और उन्होंने मुजाहिदीन बने, उन्होंने तरबियत हासिल की, उनको वेपन प्रोवाइड किए गए और अमेरिका ने उन्हें हर तरह के हथियार मुहैया किए, इवन स्टिंगर मिसाइल्स तक दिए कि आप यूएसएसआर के खिलाफ अपनी आज़ादी की जंग लड़े। वो यूएसएसआर को किया और यूएसएसआर को वापस जाना पड़ा वहां से और वो सिमट के रशिया रह गया और उसकी रियासत के टुकड़े हो गए।
उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क में एक हुकूमत कायम की और फिर जब 9/11 हुआ जी। तो उस वक्त अमेरिका ने बावजूद अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना ही वाहिद रास्ता समझा, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था या प्री मेडिटेटेड था कि हमने अलकायदा के ऊपर हमला करना है और उन लोगों पर जिन्हें हमने किसी ज़माने में तरबियत दी थी, जिन्हें खड़ा किया था, जिनके साथ प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन जो है वो व्हाइट हाउस में उनकी कमर पे हाथ रख के कहते थे ये मुजाहिदीन है, ये हमारी जंग लड़ रहे हैं, तो उन पर उन्होंने हमला करना मुनासिब समझा। अब ये तारीख हमें बताएगी आने वाले दिनों में कि 9/11 क्या था, उसमें किसने हमला किया, किसकी मंसूबाबंदी थी, क्योंकि गुंतानामो बे में साल तक रखे जाने वाले लोग आज तक चार्जशीट नहीं हो सके हैं, उन पर मुकदमात नहीं चल सके हैं, उनको सजाएं नहीं दी जा सकी हैं, और अब तरह तरह की आवाज़ें खुद अमेरिका के अंदर से आ रही हैं कि कौन हमला आवर थे। अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह कहा है कि उसकी तफ्तीश के जो सीक्रेट पेपर्स थे उनको रिलीज कर दिया जाए जी। वो आने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या उसामा बिन लादेन इन्वॉल्व थे, क्या उसमें अलकायदा की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अगर आप इस पूरे एक सीन पे नजर डालें जी। तो लगता यह है कि कोल्ड वार खत्म होने के बाद, यूएसएसआर की डिसोल्यूशन के बाद उन्हें एक दुश्मन की तलाश थी, क्योंकि मुअम्मर कज़ाफी 9/11 में शरीक नहीं थे। उस मुल्क पर हमला हुआ, मुअम्मर कज़ाफी का जो अंजाम हुआ हम सब जानते हैं। सदाम हुसैन या इराक 9/11 में शरीक नहीं थे। उनके इराक में ना कोई न्यूक्लियर वेपन थे, ना केमिकल वेपन थे, लेकिन जो इराक का अशर हुआ वो हम सब ने देखा। सीरिया के ऊपर वो हमला आवर हुए, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गईं और अफगानिस्तान पर वो हमला आवर हो गए। तो वो तंजीमें जिन पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगा वो भी मुसलमान, जिन्होंने सबसे ज्यादा कीमत अदा की वो भी मुसलमान, जिनकी सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हुई, जो मारे गए वो भी मुसलमान, जिनके मुल्कों के ऊपर हमला आवर हुए अमेरिका और उनकी कोalition फोर्सेस वो भी मुसलमान। इजराइल के ऊपर तो किसी मुस्लिम तंजीम ने कोई हमला नहीं किया, बिल्कुल। अमेरिका के ऊपर तो 9/11 के बाद कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन तमाम तर रैत बर्दाश्त किया मुसलमानों ने। तो लगता यह है कि एक दुश्मन की उन्हें जरूरत थी अपने डिफेंस इंडस्ट्री को जारी रखने के लिए, अपने वेयर हाउसेज को खाली करने के लिए, अपनी मुईशत को जारी रखने के लिए और फिर दुनिया पर धाक बिठाने के लिए उन्होंने एक फर्जी दुश्मन तलाश कर लिया, और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर वो चढ़ दौड़े। जनरल साहब, क्या फॉल ऑफ काबुल या काबुल का टेक ओवर किया जाना आपको लगता है कि अमेरिका की फैसिलिटेशन के बगैर मुमकिन था? देखिए जी, फॉल ऑफ काबुल अमेरिका खुद वहां से निकलने के लिए एक मुआहदा कर चुका था और उस मुआहदे की रूह से उन्हें 31 मई को निकलना था, जिसको उन्होंने डिले करके वो 31 अगस्त तक चले गए। तो जिस दिन उन्होंने वहां से निकलने का फैसला कर लिया, जिस तरीके से उन्होंने बागराम के बेस को वैकेट किया जो सबसे मजबूत एयर बेस था, उस दिन एक नाउमीदी की लहर दौड़ गई उस फौज में जो तकरीबन आधी थी और आधी सिर्फ घोस्ट आर्मी थी, जिनके पास असलहा तो था लेकिन तरबियत का वो मेयार नहीं था, जिनकी कमांड इतनी मैच्योर नहीं थी। उन लोगों में एक नाउमीदी की लहर दौड़ी और फिर उन्होंने काबुल फॉल कर गया और तालिबान काबुल तक पहुंच गए। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड सवाल है कि अगर वाकईतन ऐसा है कि फैसिलिटेशन नहीं हुई है तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि अमेरिका अब भी ये डिमांड कर रहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनको काबीना में शामिल ना करें और हमारी डिक्टेशन अगर ना हुई तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बार बार कह रहे हैं। देखिए, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिस पर वो खुद साइन करके गए। दोहा के एग्रीमेंट में 2 प्रोविजंस थी। पहली ये थी कि अफगान अपनी सॉइल किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे जी। नंबर 2, जब तक अमेरिकन फोर्सेस निकल नहीं जाती उनके ऊपर ये हमला आवर नहीं होंगे। तालिबान ने इन दोनों बातों का पास रखा और जब तक इस मुआहदे की जिस दिन साइन हुआ उससे लेकर अमेरिकन इनखला तक किसी एक अमेरिकन फौजी की जान तालिबान के हाथों नहीं गई।
उन्होंने अपने वादे का पास रखा। उसके मुकाबले में अमेरिका ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप जो दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया गया है, यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट लिस्ट में, उसमें हम आपको डीलिस्ट करवाएंगे, आपके कैदियों को हम रिलीज करवाएंगे ताकि आप अपनी जो हुकूमत है वो बना सके। तो उन दोनों वादों से अमेरिका, और 31 मई तक निकल जाएंगे, उन्होंने 31 मई को 31 अगस्त तक ले गए। डी लिस्ट अभी तक उन्होंने नहीं करवाया और अब उसकी वो धमकी दे रहे हैं कि उन लोगों को निकालें। गुलबदीन हिकमत यार को इसी लिस्ट में यूनाइटेड नेशन ने एज अ दहशतगर्द रखा था। जब अमेरिका को उनकी जरूरत पड़ी तो उस लिस्ट से निकलवाया और उनको इक्तदार में शरीक कर लिया। तो अमेरिका अपने लिए तमाम रास्ते तलाश कर लेता है, लेकिन एक ऐसी कौम जिस पर 20 बरस उन्होंने जंग मुसल्लत रखी, जिसमें 2.5 लाख गरीब अफगानों को, निहत्ते बच्चों और औरतों को और मदरसे के स्टूडेंट्स को उन्होंने शहीद किया, उनके ऊपर वो पाबंदियां लगा के, उनके एसेट फ्रीज करके, अपनी डिमांड्स की एक रोजाना बढ़ती हुई लिस्ट उनको पकड़ाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इमोरल डिमांड है, उनको भी उस अहद का पास करना चाहिए और उनके जो एसेट्स हैं उनको रिलीज करना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अफगानिस्तान में बचा जा सके। जल साहब, सुहेल शाहीन साहब से मेरी अभी बात हुई है ब्रेक से पहले और बड़ी डिटेल्ड बात हुई है, बड़े आउटस्पोकन एंड स्मार्टली रिस्पॉन्सिव उनका बिहेवियर और उनके जो जवाबात थे। अभी आपको पता होगा कि ख्वातीन क्रिकेट टीम के हवाले से उनके जो इंतज़ामिया है इस वक्त काबुल देख रही है और कैबिनेट के जो लोग हैं अबूरी हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि जी हमने ख्वातीन को बगैर सर ढांपे और हिजाब के हमने नहीं खेलने देना, जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक धमकी दी कि हम आपकी मर्दों की क्रिकेट टीम को भी नहीं बुलाएंगे और उनके साथ टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। इस पर सुहेल शाहीन ने यह कहा कि हमें कोई ये डिक्टेट ना करे और हमें कोई धमकी ना दे या कंपल्शन ना रखे या कंडीशनलाइज ना करे, क्योंकि हम किसी की कंडीशन नहीं मानेंगे। हमें जो करना होगा हम अपने आइंदा बनाए जाने वाले दस्तूर के हिसाब से करेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस तरह से क्या अफगान जो नया अफगानिस्तान है वो चल पाएगा इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ? देखिए, बात यह है कि अमेरिका ये जो सिविलाइजेशनल चेंज की थ्योरी है ना, इससे बाज आ जाए तो बेहतर है। वो दूसरे मुल्कों में रिजीम्स चेंज करना, उनकी सिविलाइजेशन को चेंज करना और अपना निज़ाम और अपनी सिविलाइजेशन को दूसरे के ऊपर थोपने के नाकाम तजर्बात के बावजूद वो इस रविश से बाज नहीं आ रहे। मैं क्यों ये कह रहा हूँ जी, आप मुझे बताएं कि वेस्टर्न कंडीशन जो है, वहां औरत औरत से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, वहां सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, वहां शराब और जुए की इजाजत है। क्या वो इस तरह की पाबंदी या इस तरह की लिबर्टी अफगानिस्तान में या किसी मुसलमान मुल्क में वो राइज करना चाहते हैं? कोई मुसलमान मुल्क इसको तस्लीम नहीं करेगा। मैंने एक प्रोग्राम में पहले कहा था कि सिविलाइजेशनल चेंज का मतलब ये है कि आप अपना निजाम थोपना चाहते हैं दूसरी कौमों पे, लेकिन शेर कभी घास नहीं खाएगा और मछली कभी परवाज नहीं करेगी। आप अपनी रवश दूसरों पर थोपना छोड़ दें, उनके कल्चर का एहतराम करें, उनकी वैल्यूज का एहतराम करें और उनके साथ को एग्जिस्ट करने की बात करेंगे। खुद अमेरिका ने आज तक, जब से वो आजाद हुए, किसी औरत को प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया और अपनी आजादी के कोई 130 बरस बाद पहली औरत को उन्होंने अपनी कांग्रेस में या अपनी पार्लियामेंट में बिठाया। आज इनसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आप अभी से वजारतें औरतों को दे दें। इनको हर कौम अपने कल्चर, अपनी रिवायात के मुताबिक अपना निजाम चलाती है और ये रवश जो है, ये ऐसी दौश और धांधली की रवश है जिससे अमन के रास्ते नहीं निकलते बल्कि इंतशार बढ़ता है। जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब, आपका यही जुमला कि शेर कभी घास नहीं खाता और मछली कभी परवाज नहीं करती, इसी पर इसी सेगमेंट को क्लोज करेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस स्पेशल 9/11 नेशनल डिबेट में हमने सुहेल शाहीन साहब से गुफ्तगू की और उन्होंने जो अबूरी हुकूमत थी उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी होने के हवाले से एक ब्रेकिंग स्टोरी रखी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम डिक्टेशन किसी की नहीं मानेंगे, हमने अगर काबीना में लोग रखने हैं तो हमारी मर्जी से आएंगे, हम एक सॉवरन स्टेट हैं। 15 दिन के अंदर अगर बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हमसे कुछ तवक्कुआत रख रही हैं तो उन्होंने जो 20 साल में किया
पहले उसका मदावा हो लेने दें, उसके बाद हमसे तवक्कुआत रखें। आज की इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।